नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रिसर्च के अंतर्गत आपसे परिकल्पनाओं पर चर्चा की थी। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि परिकल्पनाएं क्या होती हैं, परिकल्पनाओं का महत्व क्या होता है और परिकल्पनाओं के प्रकार क्या होते हैं, इस पर चर्चा की थी। चलिए आज हम एक रिसर्च के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग को दोस्तों हिंदी में नमूना भी बोलते हैं और न्यायदर्श भी बोलते हैं। नमूना, न्यायदर्श या सैम्पलिंग एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि सैम्पलिंग जो एक तकनीक है वो आंकड़े एकत्रित करने की तकनीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सैम्पलिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बड़े समूह कहने का मतलब है यहाँ पे जनसंख्या या पॉपुलेशन में से एक छोटे समूह यानी नमूना या सैंपल का चयन किया जाता है ताकि उसके आधार पर यानी छोटे समूह के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जा सके। सैम्पलिंग का उद्देश्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सैंपल का चयन करना होता है ताकि डेटा संग्रह, समय और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम अगर 100 लोगों के पास जा कर के उनसे जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे तो समय लगेगा। तो इसलिए हम 100 में से 10 लोगों का चयन कर लेते हैं और उनसे जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और 10 लोगों के आधार पर 100 लोगों के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस है ये तो सैम्पलिंग है। लेकिन 100 में से जो हमने 10 लोगों को चयन किया है ये हमारा सैंपल कहलाता है। ठीक है, और ये जो 100 लोग हैं ये हमारी जनसंख्या या पॉपुलेशन कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सैम्पलिंग क्या है। देख लेते हैं सैम्पलिंग की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो सैम्पलिंग की आवश्यकता को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अक्सर शोध में हम पूरे समूह या जनसंख्या का अध्ययन करने में असमर्थ होते हैं। जैसा भी आपको बताया कि 100 लोगों का डाटा कलेक्शन अगर करना है तो उसमें समय भी बहुत लगेगा और धन भी बहुत अधिक खर्च होगा, यानी कि हम असमर्थ होते हैं। चाहे कारण समय की कमी हो या सीमित संसाधन हो या डेटा एकत्र करने में आने वाली व्यवहारिक बाधाएं हों, सभी स्थितियों में सैम्पलिंग प्रक्रिया हमारी मदद करती है। अब देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला है कि समय और संसाधनों की बचत यानी टाइम एंड रिसोर्स इफ़िशियंसी। तो इसके अंतर्गत है कि बड़ी संख्या, यदि शोधकर्ता को पूरी जनसंख्या पर अध्ययन करना पड़े तो यह बहुत समय और संसाधन की मांग करता है। उदाहरण के लिए यदि पूरे देश में उपभोक्ताओं की आदतों का अध्ययन करना हो तो हर व्यक्ति तक पहुंचना अव्यावहारिक होगा। तो इस अव्यावहारिकता का से बचने के लिए ही सैम्पलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका समाधान भी है कि सैम्पलिंग से एक छोटे समूह से डेटा एकत्र किया जाता है जिससे समय और लागत दोनों काफ़ी बच जाते हैं। यह विधि शोधकर्ताओं को तेज़ी से डेटा संग्रह और विश्लेषण करने की सुविधा भी देती है। उदाहरण के लिए यदि किसी राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण में यानी पूरे देश के स्तर का अगर सर्वेक्षण करना है तो 10 लाख लोगों की बजाय केवल 1000 लोगों का सैंपल लिया जाए तो ये समय और लागत में बड़ी बचत कर सकता है। इसके बाद है अभिगम्यता यानी एसेसिबिलिटी। व्यवहारिक कठिनाइयाँ यानी कभी कभी पूरी जनसंख्या तक पहुंचना असंभव होता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब जनसंख्या बहुत विस्तृत या भौगोलिक रूप से फैली हुई हो।
या जब लोग विभिन्न देशों या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हों। तो सैंपलिंग समाधान है कि एक सैंपल बनाने से शोधकर्ताओं को केवल उन क्षेत्रों या व्यक्तियों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है जो प्रतिनिधित्व कर सकें। इससे डेटा संग्रह में आसानी होती है और दूरस्थ स्थानों तक पहुंचने की समस्याओं का हल भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर अध्ययन कर रहे हैं तो आप केवल कुछ चयनित गांवों में सैंपल लेकर पूरे क्षेत्र की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद है लागत प्रभावशीलता यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। महंगा अध्ययन। एक पूरी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता हो सकती है, जैसे यात्रा व्यय, कर्मचारियों की लागत, अन्य संसाधनों की कीमतें। कुछ मामलों में अनुसंधान के लिए इतने पैसे जुटाना भी कठिन हो सकता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए सैंपलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सैंपलिंग समाधान क्या होगा? सैंपल का उपयोग करने से अनुसंधानकर्ता एक सीमित बजट में प्रभावी डेटा एकत्र कर सकते हैं। इससे कम खर्च में भी उच्च गुणवत्ता वाला शोध करना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी राष्ट्रीय जनगणना को पूरा करने में करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय जनगणना हमारे देश में 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, ठीक है। जो लास्ट हुई थी वो 2011 में हुई थी, लेकिन अभी नहीं हो पाई है क्योंकि कोविड बीच में आपको पता है आ गया था, उससे काफ़ी व्यवधान हुआ, तो जनगणना हमारे देश की अभी नहीं हो पाई है। तो किसी राष्ट्रीय जनगणना को पूरा करने में करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं, जबकि एक उपयुक्त सैंपलिंग विधि से कम लागत में समान निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद है डेटा की व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी ऑफ डेटा। तो प्रबंधनीय डेटा। यदि पूरी जनसंख्या से डेटा एकत्र किया जाए तो इसका प्रबंधन और विश्लेषण करना बहुत कठिन हो सकता है। बहुत बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करते समय सटीकता बनाए रखने में भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है कि एक उपयुक्त सैंपल से डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना आसान होता है। यह शोधकर्ता को डेटा का व्यवस्थित प्रबंधन और विश्लेषण करने की अनुमति देता है, जिससे सटीक और व्यवहारिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी मेडिकल स्टडी में यदि लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े डेटा का विश्लेषण करना है तो सॉफ्टवेयर संसाधनों और समय की दृष्टि से यह अव्यावहारिक हो सकता है। तो सैंपलिंग से डेटा प्रबंधन भी आसान हो जाता है। तेजी से निष्कर्ष निकालना यानी फास्टेस्ट रिजल्ट। धीमी प्रक्रिया। यदि हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन करने से शोध प्रक्रिया लंबी हो सकती है। यदि जनसंख्या का साइज बहुत ज़्यादा होगा तो हमें वो प्रक्रिया क्या होगा, ये लंबी हो सकती है। और जब प्रक्रिया लंबी हो जाएगी आपकी प्रक्रिया, तो निष्कर्ष निकालने में बहुत समय लग सकता है। तो इसका समाधान यही होगा कि एक छोटे सैंपल से जल्दी से डेटा इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने की सुविधा मिलती है, जिससे परिणाम भी जल्दी ही मिलते हैं। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब समय के प्रति संवेदनशील निर्णय लिए जाने हों। उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान, जैसे कोविड महामारी आई आपकी, ठीक है, तो महामारी के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। सैंपलिंग से तेज़ी से डेटा प्राप्त करके त्वरित निर्णय लेने में मदद मिल जाती है। इसके बाद है अध्ययन की व्यवहारिकता यानी कि फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी। तो विशेष अध्ययन। कुछ अध्ययन इतने जटिल होते हैं कि पूरे समूह का विश्लेषण करना असंभव होता है। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष दवाओं या उपचारों का प्रयोग या प्रभाव पूरे समूह पर परीक्षण करना खतरनाक या अव्यवहारिक हो सकता है। तो सैंपलिंग तकनीक है कि सैंपल का उपयोग करके सुरक्षित और प्रभावी परीक्षण किया जा सकते हैं, जिससे अध्ययन करना व्यवहारिक हो जाता है।
उदाहरण के लिए अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में दवाओं का परीक्षण केवल कुछ चयनित प्रतिभागियों पर किया जाता है तो बजाय पूरी आबादी पर, इससे सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और अध्ययन को भी प्रबंधनीय बनाया जाता है। मान लीजिए कि एक प्रयोग हम कुछ कर रहे हैं जिसमें क्या है कि हमने कुछ लोगों को चुना और उन पर दवाओं का प्रयोग किया। अगर वो प्रयोग सफल रहा तो वही प्रयोग हम सभी पर लागू कर देंगे, अगर असफल हो गया तो हम उसे बंद कर देंगे। ठीक है। इसके बाद है सांख्यिकीय सटीकता यानी स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी, प्रासंगिक डेटा। सैम्पलिंग सही तरीके से की जाए तो यह सांख्यिकीय सटीकता बनाए रखने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करता है कि सैंपल जनसंख्या का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करता हो जिससे विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकें। यानी कि सैंपल हमारा ऐसा होना चाहिए जो विश्वास पात्र होना चाहिए। ऐसा नहीं हम किसी को भी नहीं सैंपल के लिए उठा सकते हैं। तो सैंपल समाधान है कि प्रायिकता सैंपलिंग विधियों का उपयोग करके डेटा संग्रह में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित की जा सकती है। उदाहरण के लिए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में एक सटीक सैंपलिंग विधि से प्राप्त आंकड़े वास्तविक चुनाव परिणामों के करीब हो सकते हैं। सैंपलिंग के घटकों की अगर बात करें हम, तो सैंपलिंग के प्रमुख घटक वे तत्व हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सैंपलिंग प्रक्रिया प्रभावी, निष्पक्ष और सटीक हो। यानी जो सैंपलिंग के घटक हैं वे सैंपलिंग प्रक्रिया को प्रभावी, निष्पक्ष और सटीक होने का संकेत देते हैं। इन घटकों के बिना सैंपलिंग से प्राप्त परिणाम जनसंख्या के वास्तविक प्रतिनिधित्व में त्रुटि उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुछ घटकों को हम देखते हैं। जैसे पहला तो है जनसंख्या। जनसंख्या या पॉपुलेशन उस संपूर्ण समूह को कहते हैं जिसे शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए लक्षित करते हैं। यह समूह व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और किसी अन्य प्रकार की इकाइयों से बना हो सकता है जिन पर शोध किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या या पॉपुलेशन से आप ये मत समझिएगा कि ये लोग ही हैं केवल। मान लीजिए एक क्षेत्र है आपका, ठीक है। इस क्षेत्र में मान लो कि हमें मंदिरों का अध्ययन करना है, तो यहाँ पे मंदिर हमारे क्या होंगे? पॉपुलेशन होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें सड़कों का अध्ययन करना है, तो सड़कें हमारी क्या होंगी? वो हमारी जनसंख्या होंगी। यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जिस चीज़ का अध्ययन हमें करना है वो हमारे लिए क्या है? पॉपुलेशन ही होती है। ठीक है। इसके अगर प्रकारों को देखें तो सबसे पहले आता है इसमें लक्षित जनसंख्या यानी टारगेट पॉपुलेशन। यह वह विशिष्ट समूह है जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है। उदाहरण के लिए यदि शोध का उद्देश्य भारतीय कॉलेज छात्रों की अध्ययन आदतों को समझना है तो भारतीय कॉलेज छात्र लक्षित जनसंख्या होंगे। यानी और सारी जनसंख्या को हटा दिया जाएगा, केवल कॉलेज के छात्रों को ही लिया जाएगा। इसके बाद है अध्ययन योग्य जनसंख्या यानी एसेसिबल पॉपुलेशन। यह लक्षित जनसंख्या का वह भाग है जो शोध के लिए सुलभ है। ठीक है। उदाहरण के लिए भारतीय कॉलेज छात्रों में से केवल वे छात्र जो शोधकर्ता के शहर में रहते हैं वो आपके क्या हैं? अध्ययन योग्य जनसंख्या है। तो इसका महत्व क्या है? जनसंख्या की सही परिभाषा से सुनिश्चित होता है कि शोध का उद्देश्य और निष्कर्ष स्पष्ट हों। यह शोधकर्ता को सैंपल का चयन करने में मदद करता है। इसके बाद दूसरा घटक है सैंपल। सैंपल जनसंख्या का एक उप समूह है जिसे शोध के लिए चुना जाता है। यह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और इसके आधार पर पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मान लीजिए कि इस क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, तो इन 100 लोगों में से हम 10 लोगों का चुनाव करते हैं अपने अध्ययन के लिए। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है? सैंपल है जो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आकार, सैंपल का आकार,
सैंपल का आकार यह निर्धारित करता है कि शोध कितना सटीक और विश्वसनीय होगा। बड़ा सैंपल आकार आमतौर पर अधिक सटीक परिणाम देता है, लेकिन यह संसाधनों और समय की दृष्टि से भी महंगा हो सकता है। यानी सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, सटीकता और विश्वसनीयता उतनी ज़्यादा होगी। प्रकार यानी कि प्रकार को अगर देखें तो इसमें आता है प्रतिनिधि सैंपल यानी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। यह सैंपल जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे आयु, लिंग, शिक्षा स्तर आदि। गैर प्रतिनिधित्व सैंपल प्रतिनिधिक सैंपल यानी नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसमें सैंपल जनसंख्या की सभी विशेषताओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता, जिससे निष्कर्ष में भी पूर्वाग्रह हो सकते हैं। तो इसका महत्व क्या है? सटीक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सैंपल का चयन ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए, ताकि यह जनसंख्या का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके। अगला घटक है सैंपलिंग फ्रेम। तो सैंपलिंग फ्रेम जनसंख्या की एक सूची है, जिसमें से सैंपल का चयन किया जाता है। यह सूची जनसंख्या के सभी सदस्यों की जानकारी प्रदान करती है, जैसे नाम, पता या अन्य पहचान करता। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कंपनी के कर्मचारियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो सैंपलिंग फ्रेम में सभी कर्मचारियों की सूची शामिल होगी। ठीक है, और उस सूची में जो हमें बेस्ट लगते हैं उन कर्मचारियों को ही हम सैंपल के रूप में लेते हैं। इसका महत्व अगर देखें तो सैंपलिंग फ्रेम की गुणवत्ता यह सुनिश्चित करती है कि सैंपल निष्पक्ष और सही ढंग से चुना गया है। यदि सैंपलिंग फ्रेम अधूरी या गलत हो तो सैंपलिंग में त्रुटि हो सकती है। इसके बाद है सैंपलिंग इकाई। तो सैंपलिंग इकाई वह एकक या यूनिट है जिसे सैंपलिंग प्रक्रिया के दौरान चुना जाता है। यह व्यक्ति, वस्तु, संगठन या घटना हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप छात्रों के बीच अध्ययन कर रहे हैं तो सैंपलिंग इकाई छात्र होगी। यदि आप शहरों में रहने वाले लोगों का अध्ययन कर रहे हैं तो सैंपलिंग इकाई व्यक्ति हो सकती है। स्तर यानी लेवल। तो प्राथमिक सैंपलिंग इकाई यह सबसे बड़ा समूह होता है जिसे सैंपलिंग प्रक्रिया में सबसे पहले चुना जाता है। माध्यमिक सैंपलिंग इकाई यह प्राथमिक इकाई के अंदर छोटी इकाई होती है, यानी पहले प्राथमिक इकाई, उसके अंदर जो छोटी इकाई है वो आपकी माध्यमिक है। इसके बाद महत्व को अगर देखें तो सैंपलिंग इकाई की स्पष्ट परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि डेटा संग्रह सही ढंग से हो सके और विश्लेषण में त्रुटियां ना हो। इसके बाद अगला घटक है सैंपलिंग विधि यानी सैंपलिंग मेथड। तो यह वह तकनीक है जिसका उपयोग सैंपल को जनसंख्या में से चुनने के लिए किया जाता है। सैंपलिंग विधियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे दोस्तों सैंपलिंग विधि का मतलब है कि मान लीजिए ये क्षेत्र है और यहाँ पर 100 लोग हैं और इसमें से हम 10 लोगों का चुनाव कर रहे हैं, तो किस तरीके से यानी कौन सी विधि अपना करके हमने इन 10 लोगों का चुनाव किया है, वही हमारी सैंपलिंग विधि होगी। तो ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रायिकता सैंपलिंग यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को सैंपल में चुने जाने का समान अवसर होता है। उदाहरण में सरल यादृच्छिक सैंपलिंग यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, संधानुक्रम सैंपलिंग यानी सिस्टमैटिक सैंपलिंग आदि शामिल हो सकती हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इसमें प्रत्येक सदस्य के चुने जाने का समान अवसर होता है। इसके बाद है अप्रायिकता सैंपलिंग यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें सैंपलिंग प्रक्रिया पूर्वाग्रहित हो सकती है और सभी सदस्यों को समान अवसर नहीं मिलता है। उदाहरणों में सुविधाजनक सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग आदि शामिल हैं। तो इसका महत्व क्या है?
उपयुक्त सैंपलिंग विधि का चयन यह सुनिश्चित करता है कि सैंपल जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व करता है और निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद अगला जो घटक है वो है सैंपलिंग त्रुटि। सैंपलिंग त्रुटि वह अंतर है जो सैंपल से प्राप्त परिणामों और पूरी जनसंख्या के वास्तविक परिणामों के बीच होता है। यह त्रुटि तब होती है जब सैंपल जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए इस क्षेत्र में 100 लोग हैं और हमने इसमें से 10 लोगों का चुनाव किया, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 लोगों से जो हमने जानकारी जुटाई या जो परिणाम निकाले और 100 लोगों से जो जानकारी और परिणाम निकलते हैं उनमें अंतर आ जाता है, ठीक है, उनमें अंतर आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग त्रुटि। और ये तब होता है जब हमने इन 10 लोगों का चुनाव सही तरीके से नहीं किया होगा, तो जो इससे निष्कर्ष निकलेंगे वो इस पूरी जनसंख्या पर लागू नहीं होंगे। प्रकार एक है आपका यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर। यह त्रुटि स्वाभाविक है और इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे सैंपल आकार बढ़ाकर कम किया जा सकता है। यानी रैंडम एरर को हम तभी कम कर सकते हैं जब सैंपल का आकार हम बढ़ा दें। हम मान लीजिए 100 लोगों में से 10 लोगों को चुनाव कर रहे थे, हम 10 की जगह अब बढ़ा देते हैं, सैंपल 20 कर देते हैं, तो वो क्या होगा, उससे त्रुटि कम हो जाएगी। इसके बाद है प्रणालीगत त्रुटि यानी सिस्टमैटिक एरर। यह त्रुटि सैंपलिंग प्रक्रिया में दोष के कारण होती है और इसे सुधार कर समाप्त किया जा सकता है। महत्व की बात करें तो सैंपलिंग त्रुटि की पहचान और न्यूनतमकरण यह सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष सटीक और विश्वसनीय हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों सैंपलिंग के प्रकार। सैंपलिंग के प्रकारों की अगर बात करें तो सैंपलिंग प्रकार मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित है। नंबर 1 प्रायिकता सैंपलिंग यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और दूसरा है आपका अप्रायिकता सैंपलिंग यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रायिकता सैंपलिंग को हम संभाव्य तकनीक भी सैंपलिंग भी कहते हैं और अप्रायिकता सैंपलिंग को असंभाव्य सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चूँकि वीडियो आपका लंबा होता जा रहा है, ठीक है, तो आज हम बात यहीं तक करते हैं। यह सैंपलिंग का पार्ट 1 था, ठीक है। आज के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की है कि सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग की आवश्यकता क्यों है, इस पे हमने चर्चा की। इसके बाद हमने सैंपलिंग के घटकों को देखा। सैंपलिंग घटकों पर हमने चर्चा की जिसमें हमने जनसंख्या के बारे में बताया, सैंपल क्या होता है इसके बारे में बताया, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग इकाई, सैंपलिंग विधि और सैंपलिंग त्रुटि आदि के बारे में हमने आपसे चर्चा की, ठीक है। तो दोस्तों ये सैंपलिंग का पार्ट 1 है। सैंपलिंग के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सैंपलिंग के प्रकार 2 हैं, जो 2 के अंतर्गत कौन कौन से सैंपलिंग आती हैं उन पर हम चर्चा आपसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो PDF होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही इस वीडियो का और अगले वीडियो का प्रोवाइड लिंक कर दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक सैंपलिंग के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार सीखते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।